नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप। और आज की यह वीडियो संपूर्ण निचोड़ हम एनवायरनमेंट का यानी ईवीएस के टॉप ट्रेंडिंग 51 क्वेश्चंस यानी 50 से 51 क्वेश्चन पूरे पर्यावरण का रिवीजन हम करेंगे सुपर फास्ट वीडियो में। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आयोग क्वेश्चंस पूछ रहा है और क्या एक नया परिवर्तन एग्जाम में हुआ है। उसको देखते हुए ये आपकी गलतियां कहीं ना कहीं सुधार आपको करनी पड़ेंगी। हम मानचित्र से देखेंगे, सभी चीज़ों को बहुत फैक्ट के साथ देखेंगे और ऑल चैप्टर मिक्स किए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कर्क रेखा किन किन स्टेट से गुजरती है। दूसरा कि कर्क रेखा भारत के अगर इतने स्टेट से गुजरती है तो उनके नाम क्या हैं। और तीसरा कि कौन कौन से स्टेट अगर गुजरती है तो कौन कौन से नहीं गुजरती है। सबसे पहली बात दोस्तों, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज त्रिपुरा और उड़ीसा में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिएगा। देखिए, भारत में कर्क रेखा भारत के स्टेट बीचों बीच से गुजरती है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो गुजरात की बात होती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट वन मिजोरम। कहीं पर भी आपको उड़ीसा नजर नहीं आ रहा होगा जहां से कर्क रेखा टच भी करती है। इसलिए हमने आपको मित्र पर गमछा झार वाली एक ट्रिक भी बताई थी। अगर आपको ऐसे ही पता है तो आप इन स्टेट को हमेशा याद रखिए। अगर कल को क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत में कर्क रेखा जो गुजरती है वो कितने स्टेट से गुजरती है, 5, 6, 7, 8, तो वहां पर आप आंसर 8 लॉक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि अगर भारत की मैं बात करता हूं तो भारत से अगर बीचों बीच से गुजरती है तो वो है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री की बात करता है क्या। लेकिन अगर पृथ्वी के बीचों बीच से तो वो है विषुवत रेखा 0 डिग्री। और अगर मैं पूछ दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी गुजरती है तो वो है मकर रेखा। ये 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में है तो आंसर उड़ीसा चला जाएगा। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर है। तो दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, यह परिभाषा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें जैव मंडल और पर्यावरण दोनों लगा सकते हो। तो दोनों को हटाने के लिए केवल एक आंसर होगा। यहां पर जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब जैव मंडल क्यों नहीं होगा, इसका रीजन ये है। देखिए, एजी टांसले की यह परिभाषा है। सिंपल सी बात समझ लीजिएगा। मध्य प्रदेश की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में और सीटेट एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ज्यादा बच्चों ने जैव मंडल को लगाया है, लेकिन डायरेक्ट एजी टांसले ने इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को दिया है अपने। अब एजी टांसले और अर्नेस्ट हैकेल से इंपॉर्टेंट कौन होगा पर्यावरण में, है ना। तो एजी टांसले ने सबसे जबरदस्त परिभाषा दी है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। यह डायरेक्ट टू डायरेक्ट उनकी परिभाषा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो उसको कोई भी बदल नहीं सकता, यानी आने वाले वैज्ञानिक भी उसको नहीं बदल सकते, पर्यावरण के वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन तीसरा, पर्यावरण में सम्मिलित क्या है। पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। जलमंडल सम्मिलित है जो जल का उपभोग करता है। वायुमंडल सम्मिलित है, बिल्कुल करता है। स्थल मंडल जो जीव रहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, अगर पहली बार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप, कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि कहीं ना कहीं मिलियंस बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं और लाखों बच्चे हर साल कहीं ना कहीं एक बढ़िया सी सरकारी सी सीट लेकर जाते हैं। तो अगला नंबर आपका, इसलिए ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, ईमानदारी से पढ़ने के लिए, शिद्दत के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ और 12 जनवरी की बात करते हैं तो यहाँ युवा दिवस, और यहाँ पर 28 फरवरी की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे यानी विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का गतियों का नियंत्रण, ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम होता है क्या, थायराइड होता है, सेरिबेलम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा क्या कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का धुआं निकाल देता हूं इस क्वेश्चन से। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्यों हो जाएगा, सेरिब्रम एक्चुअल में क्या है, यह
मनुष्य के शक्ति का केंद्र है, यह मनुष्य की मेमोरी का केंद्र है, यह मनुष्य की चेतना का केंद्र है। क्वेश्चन में ये मैंने जितने भी पूछे हैं तो पूछा जाए तो सबका आंसर सेरिब्रम होगा। शक्ति का केंद्र, याद रखने की क्षमता का केंद्र, चेतना का केंद्र, ये सभी सेरिब्रम है। मनुष्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण भी सेरिब्रम से करता है। और ये सेरिब्रम है क्या? सेरिब्रम और सेरिबेलम ये मनुष्य के भाग हैं। अब याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे कि मनुष्य का जो एक वयस्क मनुष्य होता है 18 साल से ऊपर वाला बच्चा, जैसे हम लोग हैं, तो इनका मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इनका मस्तिष्क का भार जो होता है एक्यूरेट 1350 ग्राम होता है। ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईईजी किससे संबंधित है? तो ईईजी ये मस्तिष्क से संबंधित है। ये बात दिमाग में फीड रखना है। ईईजी का मतलब होता है इन्फेलोग्राम, है ना, इलेक्ट्रो इन्फेलोग्राम। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो पर्यावरण को ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है सूर्य से प्राप्त होती है। कोयला, पेट्रोलियम, आणविक शक्ति, ये तो सभी कहीं ना कहीं एक दिन खत्म होने वाले संसाधन हैं दोस्तों। अगला, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? तो मैं ये कह सकता हूं, क्या जो सन है, क्या है, जो सन है इसके चारों तरफ जो मूव करेगा वो कहलाएगा भैया, वो कहलाएगा प्लेनेट कहलाएगा। क्या? ग्रह कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। और ग्रहों के जो चारों तरफ यहां पर रोटेट करेंगे वो कहलाएंगे क्या? उपग्रह कहलाएंगे। तो इस चीज को भी हमेशा आप भूलेंगे नहीं। तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय क्या है? ये कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्या अभिप्राय, उसका रीजन क्या है, उसका मतलब क्या है, ये आपको बताइएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण करना, सांस्कृतिक संसाधन नहीं। पर्यावरण में तो प्राकृतिक संसाधन ही इंपॉर्टेंट है। जो नेचर के द्वारा दी गई चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं आप रोक लीजिएगा। उनको कहीं ना कहीं आप, जैसे वन है, काटने से रोक लीजिएगा। पानी है, अनवरत चलने दीजिएगा, उनका मार्ग मत बदलिएगा, है ना। चीजें बिल्कुल हैं, जैसा दिया गया है वैसा ही रखें। नहीं तो अगर कुछ भी चेंजमेंट करोगे तो तुम्हारे ऊपर आपत्ति, तुम्हारे ऊपर आने वाले समय में विपत्ति आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में वित्त आयोग का भारतीय संविधान में आर्टिकल कौन सा है और भारतीय संविधान में इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए दोस्तों, वित्त आयोग की जब भी बात करते हैं तो आर्टिकल यानी आपका जो अनुच्छेद होता है वो 280, ध्यान दीजिएगा, 280 हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के तहत 5 सदस्यीय टीम को भारत का प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति करता है और यह वित्त संसाधनों के मामलों का देखरेख करते हैं। अगला, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करता हूं इकोलॉजी एंड इकोलॉजी सिस्टम, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की जब भी बात करता हूं तो वहां पर आपको आंसर दिल्ली याद आता है, लेकिन दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? कर्नाटका चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटका चला जाएगा। और यहां पर ऑप्शन नंबर कर्नाटका के साथ बेंगलोर हो जाएगा, क्योंकि राजधानी कैपिटल बेंगलोर। और याद रखना है कि कर्नाटक कहीं ना कहीं कॉफी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कर्नाटक कहीं ना कहीं यहां पर यक्षगान नृत्य के लिए भी जाना जाता है। यक्षगान नृत्य भी यहां का बहुत ज्यादा प्रचलित है। कॉफी में नंबर 1 कर्नाटक, और याद रखना है कि चंदन में भी नंबर 1 है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? सुपर फास्ट ये वीडियो है आप सभी के लिए। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको इस वीडियो में कितने दिवस बताए हैं? मैंने आपको कहा कि युवा दिवस 12 की बात करी। मैंने आपको बोला 8 मार्च को यहां पर जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है महिला दिवस की बात करी है ना, की है। और मैंने आपसे कहा है यहां पर 22 मार्च को जल दिवस की बात करी है, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। और मैंने आपसे ये कहा है यहां पर, क्या कहा है? मौसम दिवस तो 23 अप्रैल हो जाएगा या 23 मार्च हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 23 मार्च के साथ जाएगा, 23 अप्रैल नहीं जाएगा। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ना, हम लोगों का जो कपाल होता है, जो हम लोगों का माइंड होता है, इसके जो बाहरी झिल्ली होती है ना, परत होती है। जैसे कोई भी चीज़ है वो कवर में अगर रखी जाए तो वो एक उसकी झिल्ली हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारा माइंड है उसके बाहरी जो आवरण है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है दोस्तों ड्यूरामीटर कहलाता है। यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 3 के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त। अगला, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में
किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी सिस्टम है, ये किसके बीच बीच का अध्ययन है बताइए दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अगर इसके बीच का अध्ययन है वो हमारे जीव और वातावरण होगा। जीव में आप चाहे बकरी ले लो, चाहे मनुष्य ले लो, चाहे शेर ले लो, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ले लो, और उस एनवायरनमेंट की बात कर लो, तो मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो हमने आपको बोला कि अगर सर्वाधिक मात्रा में गैस पूछता है तो गैसों का वितरण इस तरीके से किया गया है कि नाइट्रोजन आपका 78% है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आपका 21% है लगभग, और अगर मैं बात करता हूं तीसरे नंबर पर दोस्तों, तो ये क्या है, ये आपका आर्गन चली जाएगी, 0.93% हो जाएगा। इसके बाद आपका CO2 की बात आती है, 0.03% हो जाती है। तो बताइए आर्गन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है। एक ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करने वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। देखिए मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से ले चल रहा हूं जहां पर मुझे ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था और कब हुआ था? देखिए अगर मैं बात करता हूं, प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था। क्या बताइएगा फटाफट। तो हम ये कह सकते हैं 1946 का दशक में बात करेंगे, 9 तारीख को हुआ था, और ये आपके काउंसिल चैम्बर दिल्ली की बात हुई थी, और दिल्ली में यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा, न्यू दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या है? जब भी दोस्तों जंग लगता है तो वहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि क्या जंग लगने पर लोहे का वजन, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगने पर उसका वजन बढ़ता है, घटता नहीं है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। रासायनिक केमिकल एक प्रोसेस है, और दोस्तों याद रखिएगा लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहां पर इसका है ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन में कहीं ना कहीं इसका एब्जॉर्बेशन होता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह जंग लगता ही लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया 1972 में, 1992 में, 2006 में, या फिर 1980 में। तो भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का जो गठन किया है वो कब किया है? वो किया है दोस्तों 1980 में किया है। इस चीज को आप नजरअंदाज ना करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक 1986 भी ऑप्शन में अगर होता तब 1986 आप लॉक कर देते। ये वादे के साथ मैं कह सकता था कि 1986 अगर ऑप्शन में होता तो 1986 आप लॉक कर देते, लेकिन 1986 में क्या हुआ था ये भी मैं इसी वीडियो में जानने वाला हूं, बने रहिएगा। निम्नलिखित में किसे वृक्ष मानव कहा जाता है, यानी वृक्ष पुरुष किसे माना जाता है? रिचर्ड सेंट बार बेकर, किताबों में आजकल ये मिलेगा जो विश्व में जाने जाते हैं। बाबा आमटे, चंडी प्रसाद भट्ट, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा की अभी मृत्यु हाल ही में हुई है, उत्तराखंड के निवासी रहे हैं। रेडी गांव से प्रसिद्ध हुआ था चिपको आंदोलन, और इनके लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। भारत में वृक्ष मानव कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, और भारत में वृक्ष पुरुष के बाद जल पुरुष आता है तो राजेंद्र जी कहे जाते हैं। ठीक है ना। अगला, पर्यावरण कानून को लागू करने का प्रमुख बाधाएं क्या हैं? पर्यावरण कानून को अगर लागू करेंगे तो उसमें जो ऑब्स्टेकल हैं, बाधाएं हैं, वो क्या हैं? तो वहां पर आर्थिक समस्याएं हैं क्या? नियम का कठोर होना ये है? धार्मिक अवधारणाएं हैं क्या? या फिर ऑल एवब? तो पर्यावरण कानून को लागू करने के लिए जो बाधाएं हैं वो हैं, हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक समस्याएं हैं, ये हो सकता है क्या? क्या ये आर्थिक समस्याओं की बात अगर करी जाए तो क्या ये हो सकता है? बताइए 19 नंबर का। तो यहाँ पर देखिएगा नियम का कठोर होना ये सबसे बाधा है। नियम का कठोर होना यही ना कहीं हो सकता है। धार्मिक अवधारणा नहीं, धार्मिक अवधारणा इन्वायरमेंट में नहीं चलती, इसलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं जाएगा। आर्थिक अवधारणा नहीं चलेगी, नियम का कठोर होना ये कहीं ना कहीं समस्या है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बोला कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हमने आपसे कहा कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, 22 मार्च की बात अगर मैंने करी तो जल दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, इसी तरीके से युवा दिवस 12 जनवरी को मैंने बोला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। और 23 मार्च को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या स्वास्थ्य दिवस बताया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? 20 मार्च। अब 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च इकट्ठा याद कर लो। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अभी मैंने आपको बोला था ना कि 1986 होता तो आप मार देते हैं। तो जब भी हमसे बात करी जाती है कि जब हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो वहां पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं कि पर्यावरण शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया था 1980 में, लेकिन ये क्वेश्चन बदल कर दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो यहां पर 80 ना होकर 1986 हो जाएगा। अगला, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? जब देखिए सबसे ज्यादा गैस कौन सी है तो वह है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा स्थायी तत्व कौन सा है? तो वो है जलवाष्प है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर
ऑप्शन नंबर बी जाएगा। और इस क्वेश्चन को BIMP में लिखता हूं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण नियंत्रण और नियम अधिनियम 1981 के तहत सद्भावना से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस धारा में 1981 अधिनियम के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण पर यहां पर प्रावधान किया गया है, जरा कमेंट कीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यहां पर धारा 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, VIMP। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन 1972 में हुआ था। और इसी को जानते हैं हम स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात जब मैं करता हूं तो उसका एक डेट, उसका जो है आपको सन पूछा जाता है 1972 में, और यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो आप सभी जानते हो, ब्राजील, ठीक है ना, जहां पर हम कहते हैं कि भाई पृथ्वी सम्मेलन की बात होती है 1992 में, और यहां पर ऑप्शन नंबर 4 लॉक होगा। निम्नलिखित में किसको हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना कपास को कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाएगा? वनों को कहा जाएगा। और यहां पर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ लॉक हो जाएंगे। अगला, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक निगमित निकाय होता है, गैर सरकारी व्यक्ति, राज्य या नगर निगम। तो भारत में अधिकांश वन संपदा का जो मालिक होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है, राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? तो भारत में सबसे ज्यादा वन है एरिया वाइज के अनुसार मध्य प्रदेश में। अगला, वन महोत्सव किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, वन महोत्सव किससे संबंधित होगा? वन महोत्सव क्या पेड़ काटने से तो संबंधित हो नहीं सकता, पेड़ लगाने से संबंधित हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब पेड़ लगाओगे, जब एनवायरमेंट को बचाओगे, तो हम ये सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। 28 नंबर, एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है, सोपान कृषि कहां पर की जाती है? दोस्तों, सोपान कृषि एक्चुअल में पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वोत्तर इलाके जो हैं, पूर्वोत्तर इलाके को अगर मैं थोड़ा सा मैप में अगर आपको बताता हूं तो पूर्वोत्तर इलाके ये वाले पूर्वोत्तर इलाके हैं जहां पर आप नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय क्षेत्र को देखते हो। तो यहाँ पर सोपान कृषि देखी जाती है। और सोपान कृषि जो है एक्चुअल में इस तरीके से ढालों वाली पहाड़ियों पर की जाती, पहाड़ी के जो ढालें होती है ना, वहां पर की जाती है। यहाँ पर आप पौधा लगाते हो, जिस तरीके से हम चाय की खेती करते हैं तो ये ढलानी क्षेत्र में होती है। असम एक चाय के लिए जाना जाता है, लैंड ऑफ टी के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? पहाड़ों की ढालों पर होती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके की वहाँ की भूमि है और इस तरीके का वहाँ का एनवायरमेंट है। और अगर इस तरीके से हम चाय की खेती अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर समतल भूमि में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पानी भर गया तो जड़ें सड़ जाएंगी। अगला, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य की तीव्र किरणों में बहुत सी हानिकारक गैसेज होती हैं, हार्मफुल गैसेज होती हैं। उनसे अगर झुलसता है हमारा शरीर तो वो एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम होता है दोस्तों O3 लेयर, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यानी ऑप्शन नंबर बी किस मंडल में है? स्ट्रेटोस्फियर में है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई क्या है? 18 से 32 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के रेंज की मानी जाती है। और याद ये रखना है कि ओजोन की परत को मापने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं? तो वो यूनिट है डॉप्सन यूनिट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन में जल आता है, बिल्कुल आता है। क्या आता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऊर्जा आती है या नहीं आती है? भूमि नहीं आती है, आती है। इमारतें, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। इमारतें दोस्तों मनुष्य निर्मित है, कृत्रिम है, तो ये हमारा आर्टिफिशियल के रेंज में ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, पहला क्वेश्चन, गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। कहां पर है? तो ये दोस्तों बहुत आसान है, मैंने कई बार बताया अपनी वीडियोस में। ऑप्शन जाएगा 3 के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी आपका ही परिवार है, कोई हमारे द्वारा अकेले बनाया गया नहीं है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बालक कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बालक कहा जाता है, ये कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रकृति का सुरक्षा बालक किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को ये लगता होगा कि हमारा जो है ऑप्शन ओजोन हो जाएगा, जो गलत है। एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ज्वालामुखी, वोल्केनोज है। ज्वालामुखी क्या होती है कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख ये बाहर की ओर आती हैं। तो ये क्या है? यह एक
प्रकृति का सुरक्षा बालक कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत लोग बच्चे नहीं जानते हैं और इस क्वेश्चन को एग्जाम में बच्चे यही सोचते हैं कि प्रकृति का सुरक्षा बालक तो ओजोन गैस होगी। अरे भाई ओजोन गैस नहीं, ओजोन परत की बात होती है। तब मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि सूर्य की जो हानिकारक हार्मफुल रेजेस होती हैं उनको बचाने के लिए ओजोन समताप मंडल में होती है। ये आपको पता है यार, फिर भी गलत करते हो। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? बहु अनुशासनिक है या एकल अनुशासनिक है? संकुचित का मतलब है एक बहुत लिमिट समय के अंदर, एक दायरे के अंदर। द्वि अनुशासनिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? बहु अनुशासनिक। अगला, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगें जो है पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो यह होती हैं आयन मंडल से होती हैं। और आयन मंडल आपका जाना ही जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी E1 से लेकर E1, E2, E3, F1, F2, F3 इस तरीके की फ्रीक्वेंसी होती हैं, वहां पर ये होती हैं। क्षोभ मंडल होता है मौसम परिवर्तन के लिए, है ना। स्थल मंडल, समताप मंडल होता है। समताप मंडल जो होता है वो होता है वायु यान उड़ाने के लिए, है ना, या ओजोन गैस के लिए होता है। आयन मंडल होता है रेडियो तरंगे के लिए। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। सामान्य वायुदाब कहां पर पाया जाता है? कमेंट कीजिएगा। सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर, इनमें से कोई नहीं। सामान्य वायुदाब एक्चुअल में दोस्तों पाया जाता है सागर तल पर। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पर, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे कि इस रेलवे स्टेशन की जो ऊंचाई है वो सागर तल से इतनी है। तो वहां पर ये सागर तल का मतलब होता है प्लेन एरिया, और एक ऐसा प्लेन एरिया जहां पर सबसे ज्यादा सामान्य वायुदाब, यानी वायुदाब को हम किससे मापते हैं? एक बार कमेंट कीजिएगा फटाफट। क्या बैरोमीटर से? कमेंट किया जाए। 36 नंबर, खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव। खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, या फिर भूस्खलन में वृद्धि, या फिर ऑल एबव। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी कि खनिजों को प्रभाव जो है ना स्वास्थ्य पर आएगा। धूल से प्रदूषण बिल्कुल होगा, भूस्खलन में वृद्धि, क्योंकि खनिज अगर खोदे जाएंगे तो पहाड़ों का दरार, पहाड़ों का खिसकना, पहाड़ों का गिरना, ये भूस्खलन कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। भारत का, यहां पर भारत लिख लीजिएगा, भारत का क्या है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? तो आप 3 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। जोरहट यानी काजीरंगा कहां पर है? जोरहट असम में है। राष्ट्रीय पशु उद्यान कहां पर है? कोलकाता में है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, अगर एग्जाम में अकेले में पूछ लिया जाए कि बन्नरघट्टा जैविक उद्यान कहां पर है, तो कोलकाता उसमें जो है कर्नाटक बेंगलुरु में है। तो यहां पर अगर प्रथम तितली उद्यान पूछा गया है तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में है यही है, ठीक है ना। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है एक सींग के गैंडे के लिए। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? जैविक कारक की बात करी है तो हम आपको बताते हैं कि पर्यावरण 2 कंपोनेंट्स की बात करता है, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक एबायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक में क्या होता है कि जहां पर चीजें जिंदा स्वरूप में देखी जाती हैं, लिविंग थिंग्स में होती हैं। एबायोटिक में ताप, दाब, मृदा, जहां पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब जैविक कारक में सभी जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जैविक कारक में वनस्पति हो जाएगी। वनस्पति क्यों हो जाएगी? क्योंकि जीव जंतु पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे का मतलब है वनस्पति हो जाएगी। और मृदा, वायु, तापमान ये सभी एबायोटिक में है, अजैविक में है। अगला, पर्यावरण पर अधिकार किसका है? बताइए, जवाब दीजिएगा। वनस्पति का है, जंतुओं का है, किसी का भी नहीं, मानव का। तो पर्यावरण का अधिकार जो है ये है मनुष्य का है। ये अगर चाहे, ये मनुष्य प्राणी अगर चाहे इसको खत्म कर दे, अगर चाहे इसको संभाल दे, तो अगर खत्म करेगा तो आगे चीजें खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन अधिकार किसका है? मनुष्य का ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, हड्डियों की जो संख्या होती है वो हमारी देखी जाती है कितनी? वो हमारी देखी जाती है लगभग 300 प्लस देखी जाती है, लेकिन 350 नहीं मार सकते। और वयस्क मनुष्यों में देखा जाता है 206 होती है। सबसे कम हड्डियां किस अवस्था में होती हैं? तो ये होती हैं प्रौढ़ा अवस्था में। सबसे ज्यादा कब होती हैं? ये होती हैं शैशवावस्था से बाल्यावस्था के बीच का एक टाइम पीरियड। निम्नलिखित में किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? झीलों की भूमि दोस्तों एक ही नाम, जैसे थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए जाना जाता है, ऐसे ही यहां पर 1000 झीलों के लिए फिनलैंड का नाम आता है। इसलिए ऑप्शन ए जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस आपको रटा दिया है। नए बच्चे अगर नहीं पता है तो समझ लीजिएगा। 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है ना। 22 अप्रैल को एक महीना जोड़ दीजिएगा, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस, यानी ऑप्शन 2 जाएगा इस क्वेश्चन का। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, तो यहीं से एक क्वेश्चन हो गया कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है, तो ये एक क्वेश्चन। व्याघ्र प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? यानी इसका अध्यक्ष कौन होगा? व्याघ्र का मतलब समझते हो? बाघ।
बाघ प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? तो 43 नंबर का जो आंसर जाएगा वो पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री जो होगा वही होगा। अगला, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप का मतलब है सफेद, यहां पर कॉन्टिनेंट्स की बात करी जा रही है, महाद्वीप की बात करी जा रही है, तो सफेद महाद्वीप को माना जाता है अंटार्कटिका। रीजन क्या है? बर्फ का हमेशा ढका होना इसका एक रीजन माना जाता है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, कठोर है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर या फिर एकात्मक। दोस्तों हम बता दें आपको कि भारतीय संविधान की जो एक अवधारणा है, ये एक अवधारणा जो है यह किस तरीके की है? यह दोस्तों कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं कहीं पर चीज़ें कठोर हैं, कहीं कहीं पर चीज़ें बहुत ज़्यादा लचीली हैं। इसलिए ऑप्शन 3 जाएगा। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की मैंने आपको बात करी है, तो यहाँ पर मुख्य वन्य प्राणी वार्डन की नियुक्ति कौन करता है? देखिए 1972 में जो मुख्य वन्य प्राणी वार्डन की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि वनों पर अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और राज्य सरकार ही इसकी नियुक्ति करती है। यहाँ पर वन्य प्राणी वार्डन की जो नियुक्ति करती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मुख्य वन्य प्राणी है। वन्य प्राणी वार्डन तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य वन्य प्राणी वार्डन वो कौन होगा? वो है, जो भी होगा वो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इसको नियुक्त करेगा। लोएस का जो पठार है वो किस तरीके से होता है? तो लोएस का जो पठार है दोस्तों वो बताइएगा, आपको जवाब देना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये पवन के द्वारा, यानी लोएस के जो पठार होते हैं यह चीन में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, और ये उड़ाई गई धूलों के एक गट्ठर टाइप के, एक गुम्बद टाइप के बनते जाते हैं, तो ये पवनकृत होते हैं। तो धूल की बात की जाए तो ये हवा के द्वारा बनते हैं। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अगर धूल प्रदूषण को रोकना है तो सबसे बढ़िया वृक्ष कौन सा है? लगा लो वृक्ष खत्म, यानी जो है धूल प्रदूषण खत्म हो जाएगा। तो 48 नंबर का जो आंसर दोस्तों, नीम की अगर मैं बात करता हूं ना, नीम जो है ना ये धूल प्रदूषण के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप दरवाजे पर नीम को लगाते हो, बहुत लोगों के यहाँ होंगे भी, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये धूल प्रदूषण के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। जो धूल प्रदूषण से होने वाले रोग होते हैं ये कभी नहीं हो सकते अगर आपके आसपास बहुत सारे नीम हैं। थट्टेकाड़ पक्षी अभ्यारण्य, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थट्टेकाड़ आपने नहीं सुना होगा, आप सुन लीजिएगा। थट्टेकाड़ जो है पक्षी अभ्यारण्य आपको बताना है। हाँ जी, ये कहाँ पर है? थट्टेकाड़ पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? कमेंट किया जाए फटाफट। बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे केरल मार रहे हैं, बिल्कुल केरल में इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी केरल राज्य में है। और केरल राज्य की बात की जाए तो क्या कथकली यहीं का है? एक बार कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है आपका यहाँ पर, कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का है। WHO का मतलब समझते हो? WTO का मतलब समझते हो? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WMO मौसम संगठन। ये WMO, WTO, WHO ये सभी जो है मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का कि वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? ये दोस्तों आपका आंसर क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को? और उम्मीद करेंगे दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए एक 4 चांद लगाने वाली वीडियो। 51 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं मात्र 27 मिनट के अंदर, और हम चाहेंगे कि यह वीडियो आप तक पहुंची है तो 4 अन्य दोस्तों के साथ, 4 अन्य बहनों के साथ, 4 अन्य गृहिणियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हम उम्मीद ये करेंगे कि आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। टेलीग्राम को जुड़ने के लिए सर्च कीजिएगा GURUJI एक स्पेस WORLD PDF को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।